औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप लोगों के सामने ये जो सिलेबस आया हुआ है ईटा टेस्ट के लिए वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेता हूँ, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट जो है वो उसको पता नहीं चलता कि हमने कौन से टॉपिक जो है वो स्टडी करने हैं और तैयारी किस तरह करनी है। तो याद रखें, आप लोगों ने बायोलॉजी फर्स्ट ईयर में से 8 चैप्टर दिए हुए हैं और वो कौन कौन से हैं। तो पहला जो चैप्टर है वो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का है। उसमें आप लोगों ने कुछ ऑर्गेनेलिस जो मेंशन हुई है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और उसमें जो क्रोमोसोम्स वगैरह है ये, और डिफरेंट बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोट, ये इस चैप्टर से करनी है। लेकिन जो क्रोमोसोम के बारे में बात हुई है वो आप लोगों ने सेकेंड ईयर का जो चैप्टर है क्रोमोसोम इन डीएनए, वहाँ से इसको कवर करना है। उसमें जो क्रोमोसोम्स की कंपोजिशन एक्सप्लेन हुई है, क्रोमोसोम्स की जो डिफरेंट टाइप जो है वो एक्सप्लेन हुई है। और दूसरा टॉपिक जो है वो हमारे पास है डिफरेंट बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल। जब आप लोग सेल ऑर्गेनेलिस को पढ़ते हैं तो उससे आपको अंदाजा हो जाता है कि एनिमल और प्लांट सेल में कौन सी डिफरेंसेस है। ये चूंकि किसी भी बुक में एक डायरेक्ट जो है उन्होंने नहीं दिया हुआ। ये फर्स्ट चैप्टर से आप लोगों ने करना है। जबकि जो सेकंड चैप्टर है वो हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का पूरा चैप्टर जो है वो आप लोगों ने कवर करना है। थर्ड चैप्टर एंजाइम्स है, वो एंजाइम्स का चैप्टर भी आप लोगों ने पूरा कंप्लीट करना है। फोर्थ चैप्टर जो है वो हमारे पास बायोएनर्जेटिक्स है। बायोएनर्जेटिक्स का चैप्टर जो है उसमें आप लोगों ने सिर्फ रिस्पायरेशन, जिसमें एरोबिक, एनारोबिक, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, लिंक रिएक्शन और खासकर जो एटीपी की कैलकुलेशन है कि डायरेक्ट पाथवे, इनडायरेक्ट पाथवे, और जो कि प्रोटीन से या फैटी एसिड से बनती है, और वो जो है वो लाजमी करना है। इनके अलावा जो चीज़ें रह गई हैं जस्ट लाइक फोटोसिंथेसिस, C4 प्लांट या फूड रिस्पायरेशन, ये नहीं है, इसको नहीं करना। चैप्टर नंबर 5 जो स्ट्रक्चर है ना, उसमें आप लोगों ने बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर देखना है, और इसके अलावा HIV का स्ट्रक्चर है, इसके अलावा इन्फ्लुएंजा वायरस का स्ट्रक्चर है, और HIV का जो पूरा लाइफ साइकिल है, और इसके अलावा इसकी जो इंट्रोडक्शन है, लिविंग नॉन लिविंग प्रॉपर्टीज़, क्लासिफिकेशन है DNA और RNA के बेस पे, एनवेलप के बेस पे, कैप्सिड के बेस पे, ये चीज़ें जो है वो करनी है। बाकी जो है प्रायान, वायराइड, पोलियो, हेपेटाइटिस, ये चीज़ें जो है इसमें नहीं है। चैप्टर नंबर 6 प्रोकैरियोट कोर्स में नहीं है। चैप्टर नंबर 7 प्रोटिस्ट एंड फंजाई भी नहीं है। चैप्टर नंबर 8 डाइवर्सिटी प्लांट भी नहीं है। चैप्टर नंबर 9 डाइवर्सिटी एनिमल्स भी नहीं है। चैप्टर नंबर 10 फॉर्म एंड फंक्शन भी नहीं है। चैप्टर नंबर 11 डाइजेशन जो है वो इंक्लूड है, लेकिन डाइजेशन जो है टिल डिसऑर्डर तक इंक्लूड है। मीन के डिसऑर्डर जो है ना डाइजेशन के चैप्टर में नहीं है, चाहे वो जितनी भी डिसऑर्डर्स है। डाइजेशन के बाद सर्कुलेशन का जो चैप्टर है उसमें हार्ट आप लोगों ने देखना है, ब्लड वेसल, आर्टरी, वेन, कैपिलरीज देखनी है, और लिम्फेटिक सिस्टम देखना है, और कार्डियक साइकिल जो होता है, पल्स रेट वगैरह ये देखनी है। बाकी जितनी भी डिसऑर्डर्स हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं है। चैप्टर नंबर उसके बाद है 13 इम्यूनिटी। अगर देखा जाए तो इसमें स्पेसिफिक डिफेंस इन्होंने दिया हुआ है, तो स्पेसिफिक डिफेंस के साथ फर्स्ट और सेकेंड लाइन और डिफेंस भी इंक्लूड है। जो डिसऑर्डर है वो नहीं है, या इनके अलावा जो इन्होंने इम्यूनिटी की टाइप्स दी हैं वो नहीं है, लेकिन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लाइन में डिफेंस जो है वो लाजमी देखनी है। फिर आते हैं हम सेकेंड ईयर के उस पे कोर्स में। सेकेंड ईयर के कोर्स में इन्होंने चैप्टर नंबर 14 रिस्पायरेशन दिया हुआ है। रिस्पायरेशन जो है इसमें हमारे पास ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम की बात हुई है, और जो डिसऑर्डर्स है वो नहीं है। अलबत्ता चूँकि सिगरेट स्मोकिंग के साथ जो इफेक्ट्स है वो इसमें लाजमी देख लें। और इसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास इन्होंने दिया हुआ है होम्योस्टासिस। होम्योस्टासिस जो है वो पूरा चैप्टर जो है देखना है। इसके बाद जो है अगर सेकेंड ईयर में हम देख लें जेनेटिक्स, जेनेटिक्स का चैप्टर जो है वो उसमें कंप्लीट चैप्टर जो है वो देख लें। आल दो कुछ टॉपिक इन्होंने स्किप किए हुए हैं, लेकिन कंप्लीट चैप्टर जो है देखें ताकि सेफ जोन में आप लोग रहें। सपोर्ट एंड मूवमेंट का चैप्टर जो है उसमें स्केलेटल मसल, बोन वगैरह ये सारा चैप्टर जो है वो कवर करना है। रिप्रोडक्शंस का चैप्टर कवर करना है, लेकिन याद रखिए चूंकि रिप्रोडक्शन में वही ग्लैंड्स वगैरह की बात हुई है, टिस्टिस, ओवरीज की बात हुई है, तो जाहिर बात है वहाँ पे जो हार्मोन्स है वो केमिकल कोऑर्डिनेशन से भी आते हैं। तो टिस्टिस, ओवरी वगैरह को वहाँ से अगर स्टडी किया जाए तो ये आपका थोड़ा सा स्ट्रांग होगा ये एरिया।
एवोल्यूशन का पूरा चैप्टर जो है वो कवर करना है। और आल्दो कुछ मेंशन टॉपिक है, लेकिन चूंकि इसके साथ कुछ लिंक और सब टॉपिक भी आते हैं। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल जो उन्होंने दिया हुआ है, यहाँ पे उन्होंने सिर्फ ब्रेन की बात की है, मींस कि केमिकल कोऑर्डिनेशन उन्होंने जिक्र नहीं किया। वो तो आपको मैंने बता दिया कि उसका अगर आप चूंकि रिप्रोडक्शन का चैप्टर पढ़ रहे हो तो रिप्रोडक्शन के चैप्टर में आप लोग जो है इनके साथ जो टेस्टिस ओवरीज वगैरह हैं, हार्मोन्स वगैरह होते हैं, उसको पढ़ लें ताकि एरिया आपका स्ट्रांग रहे। अच्छा, ये हमारे पास जो है उन्होंने जो चैप्टर मेंशन किए थे। और दूसरा सेकेंड ईयर में बायोटेक्नोलॉजी अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि क्या करें। बायोटेक्नोलॉजी में उन्होंने कहा है कि बायोटेक्नोलॉजी इन हेल्थ केयर, जाहिर बात है आप इसकी एप्लीकेशन तब दे सकते हैं, याद कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं जब आपको इस बायोटेक्नोलॉजी की प्रोसीजर का पता हो। फॉर सेफ जोन के लिए इसकी जो स्टेप्स वगैरह है इनको पढ़ लें। फिर उसके बाद जो हेल्थ केयर वगैरह है इसको फिर आप मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ वगैरह जो ने दिया, पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी या जो डायग्नोसिस डीएनए आरएनए है बायोटेक्नोलॉजी में, इसको किस मकसद के लिए, जाहिर बात है पीसीआर इस्तेमाल करेंगे, या इसके अलावा जो उसको मुख्तलिफ डिजीज़ ट्रीटमेंट जीन थेरापी के ज़रिए से कर सकते हैं। तो जाहिर बात है ये प्रॉब्लम तब आप हल कर सकते हैं जब आप लोगों को बायोटेक्नोलॉजी की कॉन्सेप्ट का पता हो। ये असल में हमारा जो सिलेबस था वो यही चीज़ें जो है आप लोगों ने इसको कवर करनी है। फिर भी अगर कोई मसला हुआ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो दोबारा बनाएंगे। विश बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।